हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं MGPE 11 मानव सुरक्षा इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है राज्य हिंसा क्या है, इसके प्रकार और दक्षिण एशिया में राज्य हिंसा के पहलुओं पर प्रकाश डालिए। तो बच्चों, इसके प्रकार और दक्षिण एशिया में राज्य हिंसा के पहलुओं पर प्रकाश डालने से पहले हम जानेंगे कि राज्य हिंसा क्या होती है। सामान्य तौर पर राज्य हिंसा जो होती है वो राजनीतिक हिंसा की श्रेणी में आती है और वास्तव में यहाँ पर राज्य हिंसा एक राज्य में होने वाली जो विभिन्न समुदाय सभी भाषा के लोगों में जो हिंसा होती है, यानी अराजकता का वातावरण या अराजकता का माहौल उत्पन्न होता है, उससे हिंसा को बढ़ावा देता है, उसे हम राज्य हिंसा कहते हैं। इसका प्रारंभ आंतरिक और बाहरी प्रयोजकों से होता है, यानी ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जिसका आंतरिक और बाहरी जो प्रयोजक है उससे होता है, तथा ये आतंकवाद तथा गुरिल्ला युद्ध से सांप्रदायिक हिंसा, पुलिस कार्रवाई, दंगे व हिंसा का रूप ले सकती है। तो राज्य हिंसा जब राज्य के अंदर जब हिंसा को बढ़ावा मिलता है तो इसमें पुलिस कूदती है, तो जाहिर सी बात है या तो आतंकवादी गतिविधियाँ होती है या सांप्रदायिक हिंसा होती है, दो धर्म समुदायों के बीच में पुलिस कार्रवाई भी की जाती है, इससे हिंसा का रूप लेती है। राज्य हिंसा का प्रयोग सरकार की किसी नीतियों के विरोध प्रकट करने के या किसी सरकार विशेष को सत्ता से हटाने के लिए किया जाता है। तो राज्य हिंसा का प्रयोग या तो सरकार ने कोई अगर ऐसी नीतियाँ या कार्यक्रम बनाए जिससे उससे जनता को लाभ नहीं मिलता है, यानी सरकार जनता का अहित हो रहा है तो जनता उसके खिलाफ कार्रवाई करती है, या सरकार अपने मनमाने ढंग से शासन कर रही है जिससे जनता जो सरकार है उसका स्वरूप जो निरंकुश है, तो जनता उस शासन को उखाड़ फेंकने या उसमें परिवर्तन लाने के लिए भी राज्य में हिंसा को बढ़ावा देती है। इसके अलावा लोग राज्य में सशस्त्र हिंसा का प्रयोग समाज या सरकार के विरुद्ध अपना असंतोष प्रदर्शन करने के लिए भी करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सत्ता परिवर्तन करने के लिए जो राज्य हिंसा को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा बात यह है कि समाज या सरकार के विरुद्ध जो अपना असंतोष है जनता का, उसको प्रदर्शित करने के लिए वो हिंसा को बढ़ावा देते हैं। समाज में केवल सुविधा वंचित लोग ही हिंसा नहीं करते, बल्कि सुविधा संपन्न समुदाय भी अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए हिंसा करते हैं। तो यहाँ पर हिंसा किसी गरीब या ऐसे सताए हुए लोगों के द्वारा ही नहीं होती, बल्कि समाज में जो बहुत ही उच्च वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, वो अपने समुदाय को या अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए भी हिंसा को बढ़ावा देते हैं। राज्य में होने वाले सशस्त्र संघर्ष कई बार गृह युद्ध का रूप ले लेते हैं। तो कभी कभी ये हिंसा जो होती है पूरे देश में या पूरे राज्य में हो जाती है, जिसे हम गृह युद्ध का रूप कह सकते हैं, जिससे राज्य में अशांति व भयंकर क्षति होती है। तो इससे जो है समाज में अशांति फैलती है। बात है धार्मिक व निर्जातीय। अब बात करें राज्य हिंसा के प्रकार, तो राज्य हिंसा का पहला प्रकार है धार्मिक व निर्जातीय हिंसा। तो राज्य हिंसा धार्मिक व निर्जातीय संघर्ष के रूप में हो सकती है। धार्मिक और अल्पसंख्यक निर्जातीय समूह अपनी एकता और पहचान के प्रति जागरूक रहते हैं और यदि इस पर कोई आंच आए तो ये संघर्ष करने को तैयार रहते हैं। तो यानी अपने धार्मिक और निर्जातीय यानी आदिवासी लोग अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए जो हिंसा करते हैं वो हम राज्य हिंसा कहते हैं। दूसरा है हमारा राजनीतिक द्वंद्व द्वारा राज्य हिंसा। जी, विभिन्न अभिजात वर्गों के बीच राजनीतिक द्वंद्व होने से राज्य हिंसा होती है। तो राजनीतिक द्वंद्व मतलब जो राजनीतिक दलों के अंदर जो घृणा होती है ना एक दूसरे के प्रति, उसे राजनीतिक द्वंद्व कहते हैं और ये अभिजात वर्गों के बीच होती है। इसमें प्रदर्शन, सांप्रदायिकता, दंगे फसाद व तोड़ फोड़ के माध्यम से समर्थन जुटाने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर तो राज्य हिंसा बढ़ता है और यहाँ पर लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए ये सारी जो नकारात्मक गतिविधियाँ उसको बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट है आतंकवाद व राज्य हिंसा। राज्य हिंसा का आधुनिक रूप आतंकवाद है। इस प्रकार की विरोधपूर्ण कार्रवाई में ज़्यादातर युवा वर्ग भाग लेते हैं। कुछ आतंकवादी संगठन जैसे लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इल्म, अलकायदा, फिलिस्तीनी गुरिल्ला, आयरन रिपब्लिक आर्मी, नागा खाड़कू इत्यादि सारे संगठन हैं जो आतंकवाद व राज्य हिंसा को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट है विद्रोह व राजविद्रोह। विद्रोह व राजविद्रोह राज्य हिंसा का एक प्रकार है। राज्य हिंसा का एक प्रकार है विद्रोह और राजविद्रोह, जो कि आम असंतुष्टिकरण के कारण होती है। कोई भी विद्रोह समाज में कुछ निश्चित वर्गों के क्रोध को प्रकट करता है और सरकार की नीतियों या सरकार को परिवर्तित करने का इच्छुक होता है। तो ये विद्रोह राजविद्रोह ये होता है कि जब सरकार निरंकुश तरीके से अपनी शासन की गतिविधि को बढ़ाती है तो इस
तानाशाही या निरंकुश शासन गतिविधि को समाप्त करने के लिए समाज में सरकार के शासन को परिवर्तित करने के लिए विद्रोह या राज्य विद्रोह को बढ़ावा दिया जाता है। बात करेंगे दक्षिण एशिया में राज्य हिंसा। दक्षिण एशिया, जो एशिया का दक्षिणी भाग को दक्षिण एशिया कहते हैं, इसमें 8 देश सम्मिलित हैं। तो दक्षिण एशिया में उपनिवेशवाद, राज्य, निरंकुश राज्य, क्षेत्र की सीमाओं, असुरक्षित, निर्यातित, धार्मिक या राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों का स्वतंत्र राष्ट्रवादी व अन्य आंदोलन से संबंधित संकटों से घिरे नजर आते हैं। तो ये अगर मैं इस पैरे को अगर मैं सामान्य शब्दों में बात करूं तो जो दक्षिण एशिया है वो लंबे समय से उपनिवेशिक शासन के गुलाम था और उन्होंने भारत में इतने शोषण को बढ़ावा दिया और अपनी जो निरंकुश राज सत्ता है उसे भारत में थोपी और अपनी सीमाओं को भी निर्धारित किया, जिसके कारण जो निर्यातित, धार्मिक, अल्पसंख्यक लोग हैं उन्हें असुरक्षा उत्पन्न हुई। ये लगा लो कि जो उपनिवेशिक शासन है यानी उपनिवेशवादी राज्य है वो निरंकुश राज था और इन्होंने भारतीय लोगों का शोषण करा, जिसके कारण ये कहा जा सकता है जो दक्षिण एशिया के जो अधिकतर देश हैं वो इन उपनिवेशवादी देशों के से ग्रस्त थे और इनका जो लंबे समय से शोषण किया जा रहा था। अब बात करते हैं श्रीलंका और पाकिस्तान के केस अध्ययन द्वारा इस तथ्य को स्पष्ट किया जा सकता है। अगर हम बात करें श्रीलंका और पाकिस्तान में भी काफ़ी हिंसा हुई है। दक्षिण एशिया में राज्य हिंसा हुई है। पाकिस्तान में समय समय सैनिक हिंसा हुई है, सत्ता परिवर्तित करी गई है, कभी कभी लोकतंत्र ने भी करी है। तो इस तरह से पाकिस्तान में समय के साथ साथ राज्य हिंसा देखने को मिली है। और श्रीलंका में भी आज वर्तमान में अगर मैं बात करूँ सन 1931 में वयस्क मताधिकार मिला, यानी इसमें कहा गया कि जो श्रीलंका है उसमें 1931 से वयस्क मताधिकार मिल देगा। वो वहाँ पर सभी लोग मताधिकार देने के लिए तैयार हो चुके थे और सन 1948 में ब्रिटिश उपनिवेशवाद से स्वतंत्रता मिली। श्रीलंका में जातीय संघर्ष एक बड़ी राज्य हिंसा का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो 1948 में अगर मैं बात करूं श्रीलंका आज़ाद हुआ था और ब्रिटिश उपनिवेशवाद से वो हल्के हल्के निजात पाता गया, भारत भी इनसे स्वतंत्र हो गया। श्रीलंका के मूल निवासी की जो श्रीलंका में जो मूल निवासी यानी जातीय संघर्ष एक राज्य हिंसा के रूप में प्रेजेंट हुआ है और श्रीलंका में जातीय जो राज्य हिंसा है वो सदैव देखने को मिली है। श्रीलंका के मूल निवासी सिनली और बड़ी संख्या में भारतीय तमिल लोग श्रीलंका में रहते हैं। वहाँ पर जो श्रीलंका है, श्रीलंका के जो मूल निवासी है वो सिनली है और भारतीय जो तमिल लोग हैं बहुत सारे जाकर वहाँ पर बस गए। जैसे कि आपने देखा होगा इंडिया में इंडियन है और जो बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आकर भारत में बच जाते हैं। तो इससे भारत की जो राज्य व्यवस्था है वो डगमगाती है और यहाँ के भारतीय नागरिकों को उनका अधिकार नहीं मिल पाता, इसलिए ये बात की गई है। तो इस तरह से श्रीलंका में सिनली और मूल निवासी थे और जबकि वहाँ से भारतीय लोग से गए हुए तमिल लोग वहाँ पर लंबे समय से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो तमिल लोग भी वहाँ पर अपना बराबरी का हिस्सा चाहते थे। अगर सिनली लोगों ने वहाँ के तमिल लोगों से बहुत ही भेदभाव किया तो तमिल लोगों ने एक लिट्टे नामक जो लिबरेशन टाइगर तमिल और फिल्म संगठन था उसकी स्थापना कर दी। वहाँ की सरकार ने अंग्रेजी भाषा के स्थान पर सिल्ली को देश की भाषा घोषित कर दिया गया, जबकि तमिल अंग्रेजी भाषा को चाहते थे और तमिल नहीं चाहते थे कि सिल्ली भाषा देश की राष्ट्रभाषा बने। और महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर कार्यरत थे तमिलों ने इसका विरोध किया क्योंकि वे अपनी संबंधित भाषाओं का प्रतिनिधित्व चाहते थे। तमिल ने इसके लिए धरना दिया किंतु सिल्ली भाषा की संरक्षण परिषद ने तमिलों पर ध्यान दिया। इसके बाद इन दोनों वर्गों में हिंसा को बढ़ावा मिला और ये जातीय हिंसा आज भी देखने को मिलती है। तो श्रीलंका के अंदर जो जातीय संघर्ष है वो बताया गया। बात करते हैं भारत में उत्तर पूर्व में विद्रोह के मोर्चे की घटनाओं से ये स्पष्ट होता है कि विद्रोह समूह अन्य विद्रोह समूह से संबंधित होकर आपसी असफलता को दोबारा सफलताओं से प्राप्त कर लेती है। तो यहाँ पर ये बताया उत्तर पूर्व के जो बहुत सारे देश हैं उसके अंदर जो है वो मानवीय असुरक्षा उत्पन्न है और वहाँ पर हम पुलिस के माध्यम से वहाँ पर शांति स्थापित करने का जोर देते हैं। उदाहरण के लिए मणिपुर में करीब 30 सरकारी अधिकारी हैं। विद्रोही समूह के 52 या उप तहसीलों के मुख्यालयों में आ जाते हैं। भूमिगत विद्रोहियों की जनसंख्या अधिक होने के कारण भीतरी क्षेत्र में कानून भी निष्प्रभावी हो जाता है, जिससे राज्य हिंसा को बढ़ावा मिलता है। तो ये हमारा दक्षिण एशिया में था।
इसे आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट शेयर करना ना भूलें।